हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी लूसेंट की सीरीज। एक दो दिन थोड़ा बंद पड़ गई थी, वो इसलिए बंद पड़ी थी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि उन्हें नया एडिशन पढ़ना है। नया एडिशन आ गया है, आ तो हला एक दो दिन पहले से ही आ गया था, पर हम थोड़ा बिजी थे। तो अब नया एडिशन भी आ गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम इसको रेगुलर डेली करते चलेंगे ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाए। हम भी चाह रहे हैं जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या देखना है, तो सौरमंडल जो इसके पहले हम पढ़ रहे थे उसमें कुछ एक दो पॉइंट्स रह गए हैं, उसको देखेंगे। और साथ में जो हमारा अरुण और वरुण है, करंट अफेयर में एक मामला था, उसको देख लेते हैं, कहे लिए छोड़ें। तो जो अरुण और वरुण हैं, इनके दो नए चंद्रमा खोजे गए हैं, इनके बारे में भी अभी आपको बताएंगे। तो चलिए अभी देखते हैं। इसके पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। जो लोग भी 2024 में जो नया एडिशन लूसेंट का आया है उसको पढ़ना चाहता हो, उनके लिए ये सारी जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं, जो अरुण और वरुण के नए चंद्रमा आए हैं वो कौन है। आए हैं मतलब खोजे गए हैं, और ये मामला मार्च का है, मार्च 2024 में खोजे गए हैं, इसलिए आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे क्योंकि बुक्स डेली थोड़ी ना प्रिंट होती हैं। तो अरुण के जो चंद्रमा खोजे गए हैं उसमें आप देखेंगे कि बुक में अपडेट किया हुआ है कि 16 चंद्रमा हैं, लेकिन वो चंद्रमा के नाम कौन से हैं ये हम आपको बता रहे हैं। तो वरुण का जो चंद्रमा है, दो चंद्रमा नए खोजे गए हैं, और जिसका नाम है S2021N1, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है S2002N5। सेम ऐसे ही देखिएगा, इसमें कुछ अपने मर्जी से मत बनाने लगिएगा। और अरुण का जो है एक चंद्रमा खोजा गया है जिसका नाम है S2023U1। तो इसी के साथ जो हमारा अरुण है उसके 28 चंद्रमा हो गए हैं, एकदम लेटेस्ट है। और ये जो हमारा वरुण है इसके टोटल 16 चंद्रमा दैट मीन्स उपग्रह हो चुके हैं। और आगे तो चलिए देखते हैं बौने ग्रहों के बारे में। तो सबसे पहले लिखा हमें बताया गया है यम के बारे में। यम 2006 के पहले बौने ग्रह की सूची में शामिल नहीं थे, इन्हें 2006 में बौने ग्रह की सूची में शामिल किया गया। 2006 के पहले इनके पास ग्रहों की मान्यता थी। हम आगे देखते हैं, जो यम है यानी कि जो प्लूटो है, इसको IAU ने इसका जो नया नाम रखा है वो 134340 रखा है। क्लाउड टामुओ के द्वारा 1930 में इसकी खोज की गई थी। आगे हम देखते हैं, अगस्त 2006 में IAU की प्राग सम्मेलन में ये जो ग्रह कहलाने का इनका मापदंड था उस पे ये खरे नहीं उतरे, इसी के कारण इनको ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल करके बौने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया। किन की बात हो रही है, तो प्लूटो की बात चल रही है। आगे हम देखते हैं यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने के क्या कारण थे। ये बताए गए हैं कि 3 कारण थे। पहला कारण था इनका जो आकार है वो चंद्रमा से छोटा था, यानी चंद्रमा एक उपग्रह है और इनका जो आकार है उस चंद्रमा यानी उस उपग्रह से भी छोटा था, इस वजह से इनको वहां से निकाला गया ग्रहों की श्रेणी से बाहर। इसके साथ साथ इनकी कक्षा का दीर्घवृत्ताकार नहीं होना, तो ये जो चक्कर लगाते थे वो दीर्घवृत्ताकार ये होता है, इस टाइप का ये चक्कर नहीं लगाते थे। और तीसरा क्या था, तीसरा था वरुण की कक्षा को काटना। ये काटना है दरअसल, कीटना नहीं है। आगे हम देखते हैं सेरस के बारे में बताया गया है। तो जो सेरस है इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजे ने की थी। आई थिंक मुझे लगता है वो वही जीन पियाजे हैं जो मतलब कि जिन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। अगर आप लोगों को लगता हो कि कोई और हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि वही जीन पियाजे हैं जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए हैं। आगे हम देखते हैं IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है और इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 है। आगे हम देखते हैं 2 अन्य बौने ग्रहों के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको देखा रहा है चेरान और 2003 UB 313 जिसका नाम इरिस भी है। आगे हम देखते हैं लघु सौरमंडलीय पिंडों के बारे में। तो जो लघु सौरमंडलीय पिंड है इनमें आप क्षुद्र ग्रहों को देखेंगे, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम एस्ट्रॉयड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह को देखते हैं। जो इसके पहले हमने क्लास ली थी उसमें हमने आपको बताया था कि ये मंगल और बृहस्पति, इनके मध्य में ये जो पिंड पाए जाते हैं ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं एग्जैक्टली। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन के मध्य पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा मंगल और बृहस्पति के मध्य में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं फिर।
मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो चाहे ग्रह हो, उपग्रह हो, क्षुद्र ग्रह हो, सारे लोग सूर्य की परिक्रमा कर ही रहे हैं। हम देखते हैं खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त, गर्त मतलब होता है गड्ढा, वो बन जाता है। और आगे जब मतलब कि आने वाले दिनों में जब बारिश वारिश होती है उसमें पानी भर जाता है गर्त में, तो फिर वो झील का निर्माण हो जाता है। तो उस टाइप की जो झील होती हैं उन्हें क्रेटर झील मेरे ख्याल से कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल महाराष्ट्र में लोनार जो झील है वो है। और ये जो महाराष्ट्र का लोनार झील है ये 2022-23 में बहुत चर्चा में रही थी, क्योंकि इसका जो पानी है वो पिंक कलर का हो गया था। आगे हम देखते हैं फोरवेस्टा। ये एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नंगी आंखों दैट मीन्स बिना चश्मा या बिना जो है क्या बोलते हैं दूरबीन वगैरह के आप इसको देख सकते हैं, जो भी हो इसी टाइप का। आगे हम देखते हैं धूमकेतु यानी कॉमेट्स के बारे में, यानी कॉमेट धूमकेतु। तो सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यही जो धूमकेतु है ना, इन्हीं को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। यह यानी कि जो धूमकेतु है गैस और धूल के संग्रह हैं जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित मतलब कि प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। फिर धूमकेतु की जो पूंछ है वो हमेशा सूर्य से दूर होती हुई दिखाई देगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि जो धूमकेतु की पूंछ है वो हमेशा सूर्य से, सपोज दैट ये सूर्य है तो, और ये जो धूमकेतु है इसकी जो पूंछ है ना वो सूर्य से दूर होती हुई ही दिखाई देगी। आगे हेलो के बारे में बताया गया है। हेलो नामक धूमकेतु का जो परिक्रमण काल है वो 76 ईयर्स है और ये अंतिम बार 1986 में देखा गया था। अगली बार इसको कब देखा जाएगा तो 2062 यानी 2062 में देखा जाएगा, यानी कि 1986 प्लस 76 दैट मीन्स 2062। अब ये 2062 में ये जो हेलो है ये दिखाई पड़ेगा हमको। अब देखते हैं कौन कौन देख लेता है। जो देखेगा मुझे कमेंट करिएगा। इतने टाइम तक तो आप लोग मुझे भूल भी जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का एक निश्चित समय होता है। आगे हम देखते हैं मीटियर्स के बारे में, जिन्हें उल्का कहा जाता है हिंदी में। तो उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। वही बिजली है मेरे ख्याल से। ये उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतुओं के द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। आगे हम देखते हैं, अब ये हो गया सौरमंडल लगभग ख़त्म ही हो गया। दो चार बातें हैं उसको भी देख लेते हैं। पृथ्वी और उसका शौरिक संबंध, यानी सूर्य का साथ उसका क्या संबंध है ये आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो सबसे पहले बताया जा रहा है आपको प्रकाश चक्र के बारे में, जिसे सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन भी कहा जाता है। तो ये क्या है? तो वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग का बंटवारा कर देती है उसी को हम प्रकाश चक्र कह देते हैं, यानी सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं पृथ्वी की गतियाँ। यहाँ पे आपको पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ बताई गई हैं, जबकि पृथ्वी की अन्य गतियाँ भी होती हैं जिसमें ब्रह्मांडी गति वगैरह भी शामिल हो जाती है, लेकिन हम यहाँ केवल 2 ही गतियों को देखेंगे। यही इंपॉर्टेंट भी है और यही एग्जाम में बनता भी है। तो हम देख लेते हैं वो 2 गतियाँ कौन सी हैं। तो पहली गति है घूर्णन और दूसरी है परिक्रमण। तो जो परिक्रमा है वो किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाती है। तो जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वही उसका परिक्रमण कहलाता है, यानी कि रिवोल्यूशन। जबकि जो रोटेशन क्या है, तो अपने ही चारों तरफ घूमना रोटेशन कहलाता है। तो जो हमारी पृथ्वी है ये हमारी, सपोज दैट ये हमारी पृथ्वी है, हालांकि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। तो ये एक सेकेंड, तो ये जो हमारी पृथ्वी है अगर ये अपने ही चारों ओर ऐसे चक्कर लगाएगी, अपने ही चारों ओर ऐसे चक्कर लगाती चली जाएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम घूर्णन कहेंगे, यानी कि रोटेशन। जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष के चारों तरफ रोटेट कर रही है। तो हम देखते हैं इससे क्या प्रभाव होता है। सॉरी, आज कुछ गले में लगता है प्रॉब्लम है। तो ये जो घूर्णन है पृथ्वी का, ये दैनिक गति कहलाती है। दैनिक गति इसलिए कहलाती है क्योंकि एक चक्कर ये अपना 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है और एक दिन जो है वो 24 आवर्स का होता ही है, इसी वजह से इसको दैनिक गति भी कहते हैं। और ये कैसे होता है? तो ये जो दैनिक गति है या जो घूर्णन है, ये पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर
पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है। तो इस बात को एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जो पृथ्वी का घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में है। अभी हाल ही में एक सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, आप लोगों में से किसी ने दिया होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमने देखा कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहा जाता है। तो परिभ्रमण और परिक्रमण में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर अपने अक्ष के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है तो हम उसे परिभ्रमण कहेंगे, जबकि ये है सूर्य, जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमेगी तो उसको परिक्रमण हम कहेंगे। आगे हम देखेंगे ही। और यही पृथ्वी का जो घूर्णन है, यानी कि पृथ्वी के रोटेशन के कारण ही दिन और रात होते हैं। इस गति को दैनिक गति या मतलब कि दैनिक गति भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण। तो जो परिक्रमा है वो हमेशा किसी दूसरे ही चीज़ की जाएगी। आगे हम इसको देखते हैं कि इसको वार्षिक गति भी कहा जाता है, यानी कि जो रिवोल्यूशन है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, इसे वार्षिक गति कहते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है। तो ये जो सपोज दैट ये सूर्य भगवान है हमारे, तो इनका ये जो दीर्घवृत्तीय कार में चक्कर लगाना, यही जो है पृथ्वी का परिक्रमण कहलाता है और इसे परिक्रमण या वार्षिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। एक जूनियर एडेड का एग्ज़ाम हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे हम देखते हैं नक्षत्र दिवस के बारे में आपको बताया गया है। तो नक्षत्र दिवस यानी सिड्रल डे किसे कहते हैं? एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की जो अवधि होती है उसी को नक्षत्र दिवस कहते हैं। और ये नक्षत्र दिवस होता कितने का है? तो यह 23 घंटे 56 मिनट की अवधि का होता है। आगे हम देखते हैं सौर दिवस यानी कि सोलर डे क्या है? तो जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी के द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवस के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। और इसकी अवधि कितनी होती है? तो पूरे 24 घंटे की होती है। नोट में दिया हुआ है कि अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। तो इसको भी याद रखिएगा, क्या वेग है? 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। तो आगे हमें यहाँ उपसौर और अपसौर की घटनाएं बताई जा रही हैं। अब जब परिक्रमण हमने देख लिया है तो उपसौर और अपसौर की घटना भी हमें देखनी ही चाहिए। तो पहले हम वैसे ही बता देते हैं ये उपसौर और अपसौर की घटना क्या है। थोड़ा इसका इंक चेंज करते हैं, सॉरी। तो जो हमारी पृथ्वी है, ये रही हमारी पृथ्वी। जो पृथ्वी जो है, सॉरी तो गड़बड़ हो गया, ये है हमारी पृथ्वी। और जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाती है। तो ये जो है दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रही है। तो एक टाइम ऐसा आता है जो हमारी पृथ्वी कभी मतलब कि ये समझ लीजिए ये सूर्य है, इसको पृथ्वी मत मानिएगा, ये सूर्य है। तो ये सन है और ये हमारी पृथ्वी है जो कि सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रही है। तो कभी ऐसा टाइम आएगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य से नज़दीक होगी और कभी ऐसा टाइम आएगा कि वो सूर्य से दूर होगी। तो जिस टाइम पे सूर्य के एकदम नज़दीक नहीं होती है, मतलब कि रेगुलर की अपेक्षा थोड़ा नज़दीक होती है, तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं? तो उस टाइम को हम उपसौर कहते हैं। जब हमारी पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो हम उसे उपसौर कहते हैं। और जब हमारी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, अधिकतम दूरी पर, तो वो जो घटना है उसे हम अपसौर की घटना कहते हैं। अपसौर की घटना कहा जाता है। और ये उपसौर कब होता है? तो जो उपसौर की घटना है ये आपको 3 जुलाई नहीं, उपसौर की जो घटना है ये 3 जनवरी को देखने को मिलती है और अपसौर की जो घटना है ये आपको 4 जुलाई को देखने को मिल जाएगी। तो आगे हम देखते हैं उपसौर यानी कि पेरिहीलियन। तो पेरिहीलियन के बारे में हमें क्या बताया गया है, यहाँ देख लेते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। और ऐसी स्थिति आपको 3 जनवरी को देखने को मिल जाती है, यानी कि 3 जनवरी को जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे निकट होती है और इनके मध्य दूरी कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर।
और हम देखते हैं जो एपीहीलियन है, एपीहीलियन ये अपसौर की जो घटना है इसके बारे में बता रहे हैं कि पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। और ऐसी स्थिति आपको 4 जुलाई को देखने को मिलती है। और उस टाइम पे पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। इसको अब फिगर में मैंने दिखा दिया, लेकिन एक और फिगर लगाया हुआ है ताकि आप लोग इसको आसानी से देख सकें। तो ये देखिए, ये है हमारी पृथ्वी और बीच में देखिए ये है सूर्य। सूर्य के चारों ओर, ये चक्कर इसमें गलत लगाया हुआ है, सूर्य के चारों ओर दरअसल इस तरह से चक्कर लगाती है, इसमें गोला ही बना के रख दिए हैं, कुल मिला के आपको समझना ही है। तो ये देखिए, ये सबसे नज़दीक है 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये वाली जो घटना है उपसौर कहलाएगी। और ये कब हो रही है इसमें नहीं दिया है, पर मैंने तो आपको बता ही दिया है, 3 जनवरी को ये घटना होती है। और यहाँ देखिए पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है, यानी 15.21 करोड़। ये वर्ष नहीं होगा जी, यहाँ होगा किलोमीटर। ये मैंने फ़ोटो गूगल से लिया हुआ है और इसको हम अपसौर कहेंगे। और ये घटना कब होगी? 4 जुलाई को। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ आया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा इसको। आगे हम देखते हैं एपिसाइड रेखा। और ये जो आप रेखा देख रहे हैं इसी रेखा को एपिसाइड रेखा कहा जाता है। ये जो आप रेखा देख रहे हैं यही है एपिसाइड रेखा। आगे हम देख लेते हैं इसको क्या कहते हैं। तो जो एपिसाइड रेखा है वो क्या है एग्जैक्टली? तो उपसौरिक यानी उपसौर एवं अपसौर को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है वो सूर्य के केंद्र से गुजरती है और इसे एपिसाइड रेखा कहा जाता है। तो ये देखिए, ये देखिए उपसौर और अपसौर को मिला रही है, सूर्य के केंद्र से गुजर रही है, यही रेखा एपिसाइड रेखा कहलाएगी। हम अपना आगे देखते हैं। अब हमारा अक्षांश और देशांतर शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हम अक्षांश को ही देखेंगे। थोड़ा सा कुछ बायोडाटा पहले ही दे देते हैं, थोड़ा कुछ बता देते हैं, वैसे बाकी तो फिगर भी लगाए हुए हैं और वहाँ बताया तो गया ही है। तो ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। आपने देखा होगा जो ग्लोब वगैरह, मतलब ग्लोब वगैरह क्या, जो ग्लोब है उस पर आपने इस तरह की रेखाएं देखी होंगी। पृथ्वी पर इस तरह की रेखाएं आपने देखी होंगी और इसके साथ साथ आपने ऐसी रेखाएं भी देखी होंगी। आपको भी इसी वीडियो में दोनों तरह की रेखाओं को देखने को मिलेगा। तो ये जो खड़ी खड़ी रेखाएं आप देख रहे हैं इन्हें हम देशांतर कहते हैं। देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड। अब ऐसे याद भी रखिएगा, देखिए लंबी लंबी है, लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर है। और ये देखिए जो लेटी लेटी रेखाएं हैं इसे लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश यानी कि जो लेटी हुई रेखाएं हैं इन्हें लैटिट्यूड कहते हैं, लैटिट्यूड लाइन। और जो देशांतर है वो खड़ी रेखाएं हैं और इन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो ऐसे ही लॉन्ग और लेट से याद भी रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें अक्षांश रेखा के बारे में देखना है। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं इन्हें अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहते हैं। हम देखते हैं कि विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में, ये तो मैंने आपको बताया नहीं विषुवत वृत्त क्या है। तो ये जो आपने हमारी पृथ्वी को देखा इसके मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं। और इसी 0 डिग्री को हम विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं, विषुवत रेखा या फिर विषुवत वृत्त कहते हैं। और ये जो रेखा है ये हमारे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और दूसरा सदर्न हेमिस्फेयर। तो ये जो आप रेखा देख रहे हैं इसके ऊपर यानी कि उसके उत्तर की जो ये रेखाएं हैं वो, या फिर इसके दक्षिण की जो रेखाएं हैं, ये सारी रेखाएं आपको क्या कहलाएंगी? अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि जो विषुवत वृत्त है यानी विषुवत रेखा वो 0 डिग्री की होती है। हम देखते हैं कि जो विषुवत वृत्त है तो जो विषुवत वृत्त है इसकी उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90 अक्षांश वृत्त होते हैं। यानी किसी भी स्थान का जो अक्षांश है वो 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और ये सब मैंने आपको फिगर में बता ही दिया है, आगे और भी फिगर लगाए हुए हैं।
यहाँ पे आपको थोड़ा पॉइंट बताया गया है कि एक अंश को क्या कहते हैं, तो एक अंश में 60 मिनट होते हैं और ये अंश का सिंबल है। और ये डिग्री, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ना, ये डिग्री का सिंबल है। और ये देखते हैं एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं डबल डॉट, मतलब डबल डॉट टाइप का, ये सेकेंड का सिंबल है। आगे हम देखते हैं जो अक्षांश समांतर यानी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, इन्हें देख लेते हैं। तो काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर, कैसे, तो पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है। पूर्व से पश्चिम यानी कि ऐसे ये जो खींचा जा रहा है ना, इसी की बात की जा रही है। पृथ्वी पर इस तरह की जो रेखाएं खींची गई हैं, इन्हीं की बात हो रही है। तो यही अक्षांश रेखा कहलाती है। अथवा भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा यानी कि ये जो भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर नीचे यानी उत्तर दक्षिण दोनों में जो भी रेखाएं हैं, इनकी जो दूरी होती है ये समान होती है। तो ऐसा नहीं है कि विषुवत रेखा से 5 डिग्री के मध्य की दूरी अलग होगी, आगे जो 10 डिग्री की दूरी है वो अलग होगी, तो ऐसा नहीं है। सबकी जो दूरी है वो एक समान होती है। आगे हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है और इस पर स्थित सभी स्थानों का जो अक्षांश होगा वो 0 होगा। और हम देखते हैं भूमध्य रेखा यानी कि ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, इस पर जितने भी अक्षांश स्थित होंगे इनका जो मान होगा वो 0 ही होगा। आगे हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित जो अक्षांश रेखा है, उनको उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और इनके जो दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखा है उनको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये हम आपको कई बार बता दिए हैं। और हम देखते हैं दो अक्षांश रेखाओं, ये अक्षांश रेखाओं का फिगर भी लगा है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कुछ छूट गया क्या? दो अक्षांश रेखाओं, हाँ कुछ कट गया है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी वगैरह बताए होंगे कि इक्वल होती है और कुछ भी नहीं। या फिर ये बताया होंगे कि जो दो अक्षांश रेखाएं हैं, हाँ यही बताया होगा यहाँ पे, ये जो दो अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे ये एक अक्षांश, ये भूमध्य रेखा है, ये भी अक्षांश रेखा, ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा यही है। तो ये मान लीजिए ये 5 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, इनके मध्य जो दूरी है यानी जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर का होता है। तो यही यहाँ पे बताया गया होगा, कट गया है PDF में। एक और पॉइंट जो बुक में नहीं दिया है वो हम आपको बताते चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे है हमारा 90 डिग्री उत्तरी और यहाँ है 90 डिग्री दक्षिणी, और इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले को हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो जब हम भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री से, यानी कि ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इससे जब हम इसके ऊपर चलते जाएंगे, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे, तो जो आप ये अक्षांश रेखाएं देख रहे हैं, इनकी जो लंबाई है इसमें कमी आती जाएगी, चाहे फिर वो उत्तरी ध्रुव की साइड जाएं या दक्षिणी ध्रुव की साइड। अगर हम 0 डिग्री से अगले ऊपर यानी कि ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो इनकी जो रेखाओं की जो लंबाई है उसमें कमी आती जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा डिस्टेंस कम नहीं होगा, केवल रेखाओं की लंबाई कम होगी। दो रेखाओं के मध्य जो डिस्टेंस है वो बराबर रहेगा, वो 111 किलोमीटर ही रहेगा। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी लंबाई आप देखिए ना, सीधे सीधे दिख तो रही है कि भूमध्य रेखा पे सबसे बड़ी भूमध्य रेखा को इसीलिए सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। और इसके बाद देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं इनकी जो लेंथ है वो घटती ही तो जा रही है। और इसके साथ साथ एक बात और भी है, जो सूर्य का प्रकाश है, ये जो सनलाइट है, वो भी जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे वो घटता जाएगा। सबसे ज़्यादा जो सूर्य का प्रकाश आपको मिलता है वो कहाँ मिलता है? तो भूमध्य रेखा पर ही मिलता है। एक और पॉइंट बताते चलते हैं यहाँ पे। यद्यपि जो सूर्य का प्रकाश है यानी कि जो सनलाइट है वो सबसे ज़्यादा आपको 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा पर ही मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गर्म जगह है वो आपको भूमध्य रेखा नहीं मिलेगी, ना तो दक्षिण में मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो गर्म जगह है वो आपको 20 डिग्री नॉर्थ में मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे नॉर्थ में मिल रही है तो साउथ में भी मिलनी चाहिए। तो साउथ में इसलिए नहीं मिलती क्योंकि साउथ में लैंड नहीं है उतना, यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, तो लैंड एरिया कम होने की वजह से जो मतलब कि जो लैंड वाला एरिया होता है वो जल्दी गर्म होता है, जबकि जो जल वाला एरिया होता है वो थोड़ा लेट से गर्म होता है। और साथ में
हमारे यहाँ यानी कि जो भूमध्य रेखा है यहाँ पे सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ती है, फिर भी ये ज़्यादा गर्म क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे हर दिन संवहनीय वर्षा होती है, डेली यहाँ पे बारिश होती है, इस वजह से ये भी उतना गर्म नहीं हो पाता है जितना कि गर्म स्थान आपको 20 डिग्री नॉर्थ में मिल जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको बुक में नहीं मिला, मतलब बुक में क्या, ये जो एक गाइड ही है, बुक है भी नहीं एग्जैक्टली, तो वो आपको लूसेंट में नहीं दिया गया है। सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम है गले में। तो हम देख लेते हैं आगे। तो ये देखिए अक्षांश रेखाओं को मैंने आपके लिए फिगर भी लगा दिया है, मैंने कुछ इसमें इनोवेशन किए हैं, इस बुक में ये सारी चीज़ें नहीं दी हैं, मैंने अपनी साइड से इन सब चीज़ों को किया हुआ है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो ये है हमारी पृथ्वी, ये देखिए जो ये रेखाएं आपको लेटी हुई दिख रही हैं, ये सारी रेखाएं क्या हैं? तो अक्षांश रेखाएं हैं। और ये जो बीच वाली रेखा है इसी को 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहा जाता है, और ये यहाँ पे नीचे दिया हुआ है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इसी को कहते हैं, इसी को। आगे हम देखते हैं फिर अब हमारा और क्या बताया गया है इसके बारे में, नोट में दिया हुआ है। और नोट में क्या दिया है कि यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त से लेकर अक्षांश समांतरों की कुल जो संख्या है वो 179 होगी। तो कुल मिला के आपको यही बता रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं अक्षांश रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक भर में वैसे तो होनी चाहिए थी 180, क्योंकि 90 इधर है 90 इधर है, लेकिन जो भूमध्य रेखा है वो कॉमन है, इस वजह से टोटल कितनी रेखाएं हैं? तो 179 रेखाएं, सॉरी ये डिग्री नहीं, केवल 179 रेखाएं आपको मिल जाएंगी। तो याद रखिएगा कितने अक्षांश होते हैं टोटल, कितनी अक्षांश रेखाएं हैं टोटल? 179 अक्षांश रेखाएं हैं। 180 दे करके कंफ्यूज किया जा सकता है। तो अब आगे देख लेते हैं, ये आपको कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में बताया गया है, तो इसको भी बताते देते चलते हैं, पहले खुद बता देते हैं उसके बाद पढ़ के दिखाई देंगे क्या दिया हुआ है। तो ये जो हमारी पृथ्वी है इसमें हमने देखा, थोड़ा नीचे बन गया, ऊपर बनाते हैं, ये है भूमध्य रेखा, इसको हम 0 डिग्री कहते हैं। 0 डिग्री के नॉर्थ में 23.5 डिग्री पर एक रेखा, काल्पनिक रेखा खींची गई है, एग्जैक्टली कहीं है नहीं, खोजने मत लगिएगा उसको। और 23.5 डिग्री साउथ में भी एक रेखा खींची गई है, 23.5 डिग्री साउथ में। तो ये जो नॉर्थ वाली है इसको हम कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और इसको हम जो 23.5 डिग्री साउथ में है इसको हम मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ऊपर हम जाएंगे तो 66.5 डिग्री पे आपको मिल जाएगा, मतलब कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में, इसे हम आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और 66.5 डिग्री आप अगर साउथ में आएंगे, 66.5 डिग्री साउथ में, तो इसे हम अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। और साथ में जब आप यहाँ पहुँचेंगे 90 डिग्री नॉर्थ, इसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। और ये जो 90 डिग्री साउथ है इसको हम दक्षिणी ध्रुव कह देते हैं, दक्षिणी ध्रुव। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, स्टार्टिंग में बच्चों को समझ नहीं आती है, बहुत मैंने भी मेहनत की है ये सब समझने के लिए। आप लोग चाहें तो इसको अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं, आपको हेल्प करेगा। तो आगे हम यहाँ पे कटबंध वगैरह देखेंगे तो ये फिगर फिर से काम आएगा, तो फिर हम बना लेंगे ऐसा क्या है। तो वही हम देखते हैं यहाँ क्या बताया गया है आपको। ये जो भूमध्य रेखा है इसके उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। मैंने फिगर बना के बता दिया आपको। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो ये हमने आपको फिगर बना के दिखा ही दिया। अब हम देख लेते हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत वृत्त है ये किन देशों से होकर के गुजरती हैं, तो उसके लिए मैंने मैप लगाया हुआ है। तो सबसे पहले तो ऐसे ही देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं, और उसके बाद देखिए इसमें लिखा नहीं है कितने देशों से होकर गुजरती है। मैं भी आपको एक बार में ऐसा नहीं बताऊंगी कि कितने देशों से होकर गुजरती है, हम लोग उसमें काउंट कर लेंगे। उससे क्या होगा, जब आप काउंट किए रहेंगे तो ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में वो बात छपी रहेगी। तो हम देख लेते हैं कर्क रेखा किन देशों से होकर के गुजरती है। इवन हमारे भारत देश से भी गुजरती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा भारत देश में कितने स्टेट्स से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, और अगर आप कमेंट करें तो आप स्टेट्स का नाम भी लिख सकते हैं। कुछ तो खुद भी किया करिए, कुछ इसी बहाने कमेंट वगैरह किया करिए, वरना आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। स्पेशली मैं उन लोगों से ज़रूर कमेंट की जो है अपेक्षा रखती हूँ जो लोग रेगुलरली बोलते आ रहे थे कि मैम न्यू एडिशन पढ़ाइए। वो लोग प्लीज़ कमेंट किया करें, कुछ मतलब कि ऐसा भी कमेंट किया करें जिससे थोड़ा प्रोत्साहन मिले।
चलिए देखते हैं। तो ताइवान से होकर गुजरती है चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, बहामास एंड मैक्सिको। तो इतने देशों से होकर के हमारी कर्क रेखा गुजरती है। चलिए इसको मैप में देख लेते हैं। तो ये सारे जो मैप वगैरह हैं ये सब मैंने गूगल से लिए हैं, मैंने कुछ बनाया नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने मैप बनाया है, और वैसे भी किसी की मेहनत है तो उसको ये क्रेडिट जाता भी है। उन्होंने बहुत मेहनत करके मैप बनाया हुआ है, जिसने भी बनाया है, हम जानते नहीं उन्हें। तो हम देख लेते हैं ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि कर्क रेखा है वो कितने देशों से होकर के गुजर रही है। तो सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका से शुरू करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में आप देखेंगे तो ये मैक्सिको से गुजर रही है, साथ में बहामास से गुजर रही है, और ये कैरिबियन सी में आता है बहामास। आगे हम देख रहे हैं वेस्टर्न सहारा, अफ्रीका के वेस्टर्न सहारा से गुजर रही है, और मॉरिटानिया ये भी अफ्रीका में ही है, माली ये भी अफ्रीका का ही कंट्री है। आगे हम देखते हैं नाइजर, ये भी अफ्रीका की कंट्री है, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं अल्जीरिया, ये भी अफ्रीका की कंट्री है। जो लीबिया है ये भी अफ्रीका की कंट्री है, और जो इजिप्ट है ये भी अफ्रीका की कंट्री है। तो इतने तो अफ्रीका से गुजर रहे हैं। अभी हम ये देख ले रहे हैं एशिया वाला जो रीजन है, स्पेशली वो जो अरब कंट्रीज़ हैं उसमें किन से गुजर रहा है। तो ये जो यूएई और ओमान, तो अरब कंट्रीज़ में आपको यूएई और ओमान से गुजरती हुई दिख जाएगी। आगे हम देखते हैं हमारे प्यारे भारत देश से गुजर ही रहा है, और सऊदी अरब छूट गया, इसको भी लिख लेते हैं, सऊदी अरब से गुजर रहा है। साथ में हम देख रहे हैं बांग्लादेश से गुजर रहा है। एशिया में हम आ गए हैं तो बांग्लादेश एशिया में आता है, यहाँ से गुजर रहा है। म्यांमार से भी गुजर रही है, और इसके साथ हम चाइना और ताइवान को भी देख रहे हैं कि ये चाइना और ताइवान से भी गुजर रही है। तो टोटल हमने देखा ये 17 देशों से गुजर रही है। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से वो देश हैं। तो जो हमारी कर्क रेखा है वो मैक्सिको, बहामास, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, माली, नाइजर, इजिप्ट, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, इंडिया, चाइना, ताइवान, म्यांमार एंड बांग्लादेश से गुजरती है। अब मुझे ये ट्रिक्स वगैरह में कोई ख़ास भरोसा है नहीं, तो आप लोग अपना ट्रिक्स वगैरह अगर जानते हो तो ठीक है, वरना मैप देखिए, मैप देख करके एक लाइन में देख लीजिए, वो ज़्यादा ठीक लगता है हमें। तो ये इतनी कंट्रीज़ हैं, और काउंट भी कर लेते हैं, इसको काउंट भी करते चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल 17 कंट्रीज़ से ये गुजर रही है। टोटल 17 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके साथ या जिनके मध्य कहना ठीक नहीं होगा, तो इतने देश हैं जहाँ से हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरती है। टोटल 17 देश हैं। अब 17 देशों के लिए ट्रिक्स याद करना वैसे भी बड़ा अजीब सा लग जाता है। आप ऐसे ही पूरा मैप एक बार देखिए, एक 2-4 बार मैप देखिए, मैप देखना वैसे भी आना चाहिए। तो उसके बाद ये चीज़ें ठीक से, अगर सपोज दैट याद नहीं भी होंगी तो हमें एग्ज़ाम में क्या करना है, हमें एग्ज़ाम में पहचानना होता है। अगर हमें ये पता हो कि हाँ ये जो एग्जैक्ट जो कंट्री का नाम दिया गया है इसकी लोकेशन कहाँ है, तो फिर हो जाता है। अब अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हमें दे दिया जाए कि ये कहाँ से, तो ये मेडागास्कर से गुजरती है, तो हमें इतना तो पता ही होना चाहिए कि जो मेडागास्कर है वो कहाँ है। तो इस तरह से ये चीज़ें हो जाती हैं, और जो ऑप्शंस आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। चलिए देखते हैं आगे फिर हम कि जो हमारी मकर रेखा है यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो रेखा है वो कहाँ से गुजरती है। तो ये रहा हमारा मकर रेखा। देख लेते हैं हम चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, इनसे ही होकर के गुजरती है। तो ये एक साथ बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मैप। इसको हमें देखना है, 23.5 डिग्री मतलब कि साउथ लिखा हुआ है। देख लेते हैं कहाँ कहाँ जा रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है यहाँ से ये कितने देशों से गुजर रही है। तो 4 देश हमें दिख रहे हैं, पराग्वे, चिली, इसे कुछ लोग चाइल वाइल बोलते हैं, आप इसको चिली याद रखिएगा, चिले भी कुछ लोग कहते हैं। तो हम देख रहे हैं पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि साउथ अमेरिका की हैं, और यहाँ से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रही है। आगे हम देख लेते हैं जो हमारा अफ्रीका वाला मतलब कि अफ्रीका महाद्वीप है, उससे कौन कौन है। तो उसमें आपको नामीबिया मिलेगा, बोत्सवाना, मेडागास्कर, मोजाम्बिक एंड साउथ अफ्रीका।
आगे हम देखते हैं, और ये जो मतलब जो मेडागास्कर आपको दिख रहा है ना, ये आइलैंड कंट्री है और ये कहाँ है, तो इंडियन ओशन या हिंद ओशन या हिंद महासागर में है। और आगे हम देखते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही है, ऑस्ट्रेलिया के देखिए मध्य से ही गुजर रही है। तो चलिए देख लेते हैं टोटल कितनी कंट्रीज़ हो गई हैं। तो टोटल जो कंट्रीज़ हैं वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो टोटल 10 कंट्रीज़ से गुजर रही है, 10 कंट्रीज़ से गुजर रही। और ये देखिए इसमें भी बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है कि ये है हमारी ये है हमारी 0 डिग्री, यानी इसको हम इक्वेटर कहते हैं। ऊपर ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में। तो ये सब याद रखिएगा। और हम आगे देखते हैं, और ये ना जो आप मतलब कि अंटार्कटिक सर्कल देख रहे हैं वही है 66.5 डिग्री साउथ, और ऊपर जो है आर्कटिक सर्कल दिया हुआ है ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ। अब हमें देखना है जो हमारी विषुवत रेखा है, यानी कि जो हमारी 0 डिग्री है, ये आप देख रहे हैं जो पृथ्वी के भूमध्य मतलब कि बीचों बीच से जा रही है रेखा, जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं, ये कितने देशों से होकर गुजरती है हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो हालांकि किए ही हैं। हम देख लेते हैं कि हमारी जो भूमध्य रेखा है वो कितने देशों से होकर के गुजरती है। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। तो हमें देखना चाहिए इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य और लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, ये दोनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं। इसको एक को DRC बोला जाता है, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, और एक को कांगो ही बोलते हैं। युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया एंड किरिबाती, और किरिबाती एक आइलैंड कंट्री है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी मैप में। तो ये है हमारा पूरा पृथ्वी का मैप, इसको हम ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। इसमें हम देख लेते हैं जो हमारी 0 डिग्री यानी इक्वेटर है ये कहाँ कहाँ से होकर के पास कर रही है। तो कोलंबिया, तो सबसे पहले हम कहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले हमें देखना है अब मतलब कि साउथ अमेरिका वाला जो महाद्वीप है उसमें तो इसमें आप देखेंगे कोलंबिया और इक्वाडोर से होकर के गुजर रही है, साथ में ब्राज़ील से गुजर रही है। और आगे हम देखेंगे रिपब्लिक ऑफ कांगो, और ये है साओ टोमो एंड प्रिंसिप, युगांडा, सोमालिया को ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाली कंट्रीज़ में भी शामिल किया जाता है। आगे हम देखेंगे ये है केन्या, और ये है हमारा गैबोन, और ये है DRC, और ये सबसे बड़ी कंट्री है DRC अफ्रीका की। आगे हम देखते हैं ये है मालदीव्स, तो यहाँ से भी गुजर रहा है, और मालदीव्स तो एशिया का हिस्सा है, इवन मालदीव्स तो एक आइलैंड कंट्री है। और इधर हम देख रहे हैं इंडोनेशिया, और ये है किरिबाती, और ये जो किरिबाती है ये पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड कंट्री है। तो हम देख लेते हैं टोटल कितने कंट्रीज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जो ये हमारी भूमध्य रेखा है, ऐसे डायरेक्टली भी पूछा जाता है कितने देशों से होकर के गुजरती है, तो 13 देशों से होकर के ये गुजरती है। मकर रेखा को हमने देखा वो टोटल 10 देशों से गुजरती है, जबकि जो हमारी कर्क रेखा है वो तो सबसे ज़्यादा यानी कि 17 देशों से होकर के गुजरती है। तो फिर से देखिए एक बार, जो हमारी भूमध्य रेखा है वो 13 देशों से, हमारी जो कर्क रेखा है वो 17 देशों से, और जो हमारी मकर रेखा है वो 10 देशों से होकर गुजरती है। तो हमने देख लिया जो हमारी बहुत ही फेमस रेखाएं हैं वो किन देशों से होकर गुजरती हैं। क्वेश्चंस कई बार इससे बने हैं। एक बहुत ही छोटा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। पूछा जाता है कि वो कौन सी मतलब कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिनसे सारी रेखाएं होकर के गुजरती हैं, यानी कि कर्क रेखा भी गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ गया, जिनसे कर्क रेखा, मकर रेखा और जो है भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है, तो उसमें आ जाएगा हमारा प्यारा अफ्रीका। अफ्रीका में आप देखिए ये जो है क्या बोलते हैं, मकर रेखा भी गुजर रही है, भूमध्य रेखा भी गुजर रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा भी गुजर रही है। और ये क्वेश्चन ना पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। जो लोग पुराने हैं उनको पता ही होगा, जो लोग एकदम नया अभी स्टार्ट किए हैं पढ़ना, वही बेचारे हमारी तरह पागल की तरह लगे रहते हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों को भी नहीं समझ आता था, इवन स्टार्टिंग में ना तो मैप वगैरह की समझ भी नहीं होती थी, कैसे मैप वगैरह देखना है, ये सब देख के ना चक्कर आने लगते थे। अभी तो चीज़ें ठीक हो गई हैं, जब आप लगातार किसी चीज़ पे मेहनत करते रहते हैं तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं धीरे धीरे। आगे हम देखते हैं भैया, आ गया हमारा लॉन्गिट्यूड यानी कि जो हमारी ये देशांतर रेखाएं हैं, अब हमें इनके बारे में पढ़ना है। ये जो रेखाएं आपने देखी ग्लोब पर देखी होंगी, ये इन रेखाओं के बारे में अब हम पढ़ने चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो ग्रीनविच रेखा के किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है तो उसी को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का कंसेप्ट आया है कहाँ से आया, तो ये देखिए 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिण, इनको जो मिलाने वाली रेखा है, ये जो रेखा आप देख रहे हैं यही रेखा क्या कहलाती है, तो देशांतर रेखा कहलाती है। और मैंने एक चीज़ और नहीं बताई आपको अक्षांश में, तो जो अक्षांश रेखाएं हैं वो इनकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, तो ईस्ट से वेस्ट होती है, जबकि जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं उनकी दिशा नॉर्थ टू साउथ होती है। ठीक, तो यहाँ तक हमने देखा। फिर आगे हम देखते हैं कि ये जो देशांतर हैं इन रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो हम इसकी तुलना कर रहे हैं कि देखिए हमने ऊपर बताया कि जो ये जो क्या बोलते हैं इनको अक्षांश रेखाएं हैं, इनकी जो लंबाई है ये जैसे जैसे आप ऊपर साइड जाएंगे इनकी लंबाई घटती जाएगी, जबकि जो देशांतर रेखाएं हैं, ये जो देशांतर रेखाएं आप देख रहे हैं इनकी लंबाई आपको नॉर्थ से साउथ में हर जगह इक्वल मिलेगी। ये कहीं पर भी आपको छोटी बड़ी होती हुई नहीं दिखेंगी, जबकि ये देखिए छोटी बड़ी हो रही थी। तो ये अंतर है अक्षांश और देशांतर रेखाओं में। आई होप ये जो नया तरीके से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया है इसमें आप लोगों को कुछ हेल्प हो रही होगी, कुछ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हमें इसमें कोई और सुधार करने की ज़रूरत हो तो हम आगे देखते हैं कि ये जो समांतर रेखा इनकी जो लंबाई है वो बराबर होती है, साथ में ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, यानी कि समान अंतर पे नहीं होती हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो घटती बढ़ती रहती है। आगे हम देखते हैं कि ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि उनके बीच की जो दूरी थी, क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो ये दूरी है वो हर जगह बराबर होती है, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं, ये जो आप देख रहे हैं देशांतर रेखाएं, इनके मध्य की ये जो दूरी है ये हर जगह अलग अलग होगी, यानी कि ये देखिए इनके मध्य की दूरी अलग होगी और सबसे ज़्यादा जो दूरी होती है वो इसी रेखा की, यानी कि इसको कुछ बोलते हैं विषुवत रेखा, उन्हीं के मध्य की जो दूरी है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो आगे बता रहे हैं कि एक पॉइंट पे आकर, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जो इनकी दूरी है वो शून्य हो जाती है। देखिए ना, यहाँ आके एकदम जब मिल जाएंगी तो उन दोनों के मध्य में कोई दूरी आपको दिख रही है नहीं, है ना। तो इसी वजह से ये पॉइंट बताया गया है कि ये रेखाएं यानी जो देशांतर रेखाएं हैं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु से मिल जाती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर जब हम ध्रुवों से ये ध्रुव है, यहाँ से जब हम विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे तो वही बात बता रहे हैं कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर इसके बीच की जो अधिकतम दूरी है वो 111.32 किलोमीटर की हो जाती है। देशांतर रेखाओं की एक समान होने के कारण इनकी गणना में थोड़ा कठिनाई थी, इसीलिए सभी देशों ने सर्वसम्मत से यह निश्चित किया कि जो ग्रीनविच वेधशाला है यहाँ से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जाए। और ये जो ग्रीनविच है ये कहाँ है, तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में है। आगे हम देखते हैं इसे क्या कहा जाता है, तो इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। ये जो ग्रीनविच से रेखा गुजरती है ना, इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। इस देशांतर का मान 0 डिग्री है और इससे हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। प्रधान मध्याह्न जो रेखा है इसको बाईं ओर कि प्रधान मध्याह्न की रेखा जो है इसके बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और इसके दाहिनी ओर की जो रेखाएं हैं पूर्वी देशांतर कहलाती है। सपोज दैट ये प्रधान मध्याह्न रेखाएं हैं, इसके जो पूर्व की ओर की जो रेखाएं हैं, इसके जो बाएं ओर की रेखाएं हैं वो पश्चिमी देशांतर, तो ये जो बाएं ओर की रेखाएं हैं ये पश्चिमी देशांतर और ये जो दाएं ओर की रेखाएं हैं इन्हें हम पूर्वी देशांतर कहते हैं, पूर्वी देशांतर कह देते हैं। और आगे हम देखते हैं एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो किसको कहते हैं, तो ये याद रखिएगा, तो 180 डिग्री है, 180 डिग्री देशांतर, इसी को नहीं 180 डिग्री नहीं, सॉरी गलत हो गया 180 डिग्री देशांतर को नहीं, जो 0 डिग्री देशांतर है इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। यानी कि जो 0 डिग्री आप देशांतर देख रहे हैं इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। वो मुझे 180 डिग्री लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। और ये कहाँ से गुजरती है, तो ये आपको मिल जाएगी
कहाँ पे, तो ग्रीनविच जो लंदन है ना, यूके, यूरोप का जो पार्ट है जहाँ जिसने हमारे भारत देश पर इतने सालों तक कब्जा करके रखा था, वहीं से गुजरती है। आगे हम देखते हैं आगे हमने देखा कि इससे हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा की बाईं ओर की जो रेखाएं हैं पश्चिमी देशांतर और दाहिने ओर की रेखाओं को पूर्वी देशांतर कहा जाता है, और ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। तो ये जो गोलार्ध हैं, ये जो गोलार्ध आप देख रहे हैं, इन्हें हम पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी ये है पश्चिमी गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। हमने अभी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध देखा ना, तो अक्षांश रेखाएं हमारी पृथ्वी को, अक्षांश रेखाएं जो हैं वो हमारी पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड कर रही थी, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं ये हमारी पृथ्वी को ईस्ट और वेस्ट यानी कि पूर्व और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड कर देती हैं। आगे हम देखते हैं 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री जो पश्चिम देशांतर है वो एक ही रेखा है, क्योंकि दोनों एक पॉइंट पे आकर के मिल जाती हैं। ये तो ग्लोब को अगर खोल के आप फैला देंगे, जैसे ये ग्लोब है, ये गोला सा एक पृथ्वी है, इसको आप जब खोल के फैला देंगे तो ये अलग अलग हो जाता है, लेकिन जब आप इसको फिर से इकट्ठा कर देंगे तो ये वाली रेखा चढ़ के फिर इसी के ऊपर फिर आ जाएगी, तो ये गोला फिर बन जाएगा। तो इसी वजह से आपको बता रहे हैं कि ये जो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर है वो दोनों एक ही रेखा हैं, इसको अलग मानने की ज़रूरत नहीं है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री जो देशांतर है इनकी दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। और ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि 1 डिग्री देशांतर की जो दूरी है इसको तय करने में कितना टाइम लगता है, तो 4 मिनट। हम देखते हैं देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। तो समय ज्ञात करने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है देशांतर। आगे हम देखते हैं दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं, तो जो दो देशांतर यानी कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य ये जो दूरी है, ये जो दूरी आप देख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसे गोरे नाम दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं 0 अंश अक्षांश एवं 0 अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती हैं। और आगे देखते हैं, एक मिनट इसको फिगर में बता देते हैं। 0 ये है हमारी पृथ्वी और ये जो 0 डिग्री देशांतर है और ये जो 0 डिग्री अक्षांश है ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटती हैं। और ये वाला जो पॉइंट है आपको कहाँ मिलेगा, तो ये अटलांटिक महासागर, ये जो ये जो अफ्रीका वाला रीजन है, ये सब ये यहाँ नहीं, सपोज दैट ये अफ्रीका का मैप है, यहाँ पे ये है अटलांटिक सागर। तो अटलांटिक सागर में ही ये एक दूसरे को सपोज दैट ये है अफ्रीका का मैप वगैरह बनाना मुझे थोड़ा कम ही आता है। और यहाँ से यूके से ये रेखा आ रही है, ग्रीनविच रेखा जिसको कहते हैं ये, और ये जो है अक्षांश रेखा मतलब ग्रीनविच रेखा भी जो आ रही है वो भी दरअसल एक देशांतर का ही हिस्सा है। तो ये एक लंबवत रेखा आ रही है, इधर एक क्षैतिज रेखा जा रही है और ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं अटलांटिक महासागर में और ये गिनी के तट पर क्रॉस करती हैं। इसका एग्जैक्टली कोई वैसा नेम नहीं है, मैंने गूगल भी किया, मुझे इसका नाम कुछ पता नहीं चला। अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग बताइएगा कि क्या उस बिंदु को कोई नाम दिया जाता है या नहीं, जहाँ अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, क्या उस पॉइंट का कोई नाम है या नहीं है, ये आप लोग मुझे बता सकते हैं। और ये अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ये बात याद रखिएगा। हम देखते हैं नोट में दिया है कि मानचित्र एवं ग्लोब पर जो पानी जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाएं हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इन्हें भौगोलिक रेखाजाल कहा जाता है। किन्हें, तो ग्लोब पर जो प्रतिच्छेद रेखाएं पाई जाती हैं, एक दूसरे को काटती हुई जो रेखाएं आपको मिलेंगी, देखिएगा तो ऐसे ऐसे रेखाएं बनी हुई रहती हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इन्हें हम प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। और ये आपको जब ग्लोब देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा देखने को। ये देखिए देशांतर रेखाओं का भी चित्र मैंने लगा दिया है ताकि आप आसानी से देख सकें। और ये है हमारी प्यारी सी पृथ्वी। ये देखिए ये जो खड़ी खड़ी रेखाएं आपको दिख रही होंगी ऐसे ऐसे करके अर्धवृत्त मतलब बनाती हुई,
यही है आपकी देशांतर रेखाएं। और ये जो मेन रेखा है इसी को हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। और इसके अलावा क्या कहा जाता है, तो मुख्य देशांतर रेखा भी इसे कहा जाता है। अब हमें देखना है संक्रांति के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, ये सारी चीज़ें। 1 सेकंड का टाइम दीजिए। तो हम देख लेते हैं संक्रांति क्या है। इसको हम लोग अंग्रेजी में सॉल्स्टिक कहते हैं, सॉल्स्टिस या सॉल्स्टिक जो भी आप कहें। तो ये क्या है एग्जैक्टली, तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की ये जो सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं, यही क्रम जो है संक्रांति कहलाता है। हम देखते हैं सबसे पहले कर्क संक्रांति के बारे में। तो कैंसर सॉलिस्टिस क्या है, तो 21 जून को जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। मैं इसको मैप बना के भी बता सकती थी, लेकिन मैंने फिगर लगाया हुआ है तो मैं उसी में बता दूंगी आपको, उसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। हम देखते हैं इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कब, तो 21 जून को कर्क संक्रांति होती है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आगे हम देखते हैं नोट में दिया हुआ है नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे को मतलब कि जो नॉर्वे है उसमें 21 जून को मध्य रात्रि यानी रात के 12 बजे सूर्य दिखाई पड़ता है। इसी वजह से मध्य रात्रि का देश भी नॉर्वे को कहा जाता है, तो वही यहाँ पे बताया गया है। हम देखते हैं मकर संक्रांति के बारे में। इसे क्या कहते हैं, इसे कैप्रिकॉर्न सॉलिस्टिस कहा जाता है। और ये घटना कब होती है, 22 दिसंबर को। और सूर्य इस टाइम पे मकर जो रेखा है उस पर लंबवत चमकता है और इसे हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो कर्क संक्रांति यानी 21 जून को मतलब कि जो कर्क रेखा या ये कहें कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि जो मकर संक्रांति यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और ये इक्विनॉक्स क्या है इसको भी देख लेते हैं, आगे फिर फिगर में भी बताएंगे। तो जो इक्विनॉक्स है ये पृथ्वी पर वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और इस टाइम पे क्या होता है, सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। तो जो कर्क संक्रांति है वो 21 जून को होती है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को होती है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। जो विषुव है ये वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और इस टाइम पे सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं। और ये है हमारा उसका फिगर। तो चलिए हम इसको फिगर में देख लेते हैं अपनी कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति और इक्विनॉक्स यानी कि विषुव की घटना। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ये है हमारा सूर्य और ये हमारी पृथ्वी है जो कि आपको दिख रही है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए। तो ये दीर्घवृत्ताकार में हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। हम देखते हैं कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति और विषुव की घटना को। तो जब हमारे सूर्य की किरणें डायरेक्टली आपको कर्क रेखा पर चमकती मिलेंगी, ये जो 3 रेखाएं देख रहे हैं, ये बीच वाली है 0 डिग्री, ऊपर वाली है कर्क रेखा और नीचे वाली है मकर रेखा। तो जब उस टाइम पे जिस टाइम पे सूर्य की जो रेखाएं हैं वो डायरेक्टली कर्क रेखा पर चमकेंगी, उस टाइम की जो घटना है वो क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी कर्क संक्रांति। और ये घटना कब देखी जाती है, 21-22 जून को देखी जाती है। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा और साथ में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होगी, सबसे छोटी रात होगी। कब, तो ये जो घटना है ये आपको मिलेगी 21-22 जून को। आगे हम देखते हैं मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत चमकेंगी, तो ये जो मकर रेखा है, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कम चमकेंगी, तो 21-22 दिसंबर को चमकेंगी। और ये जो घटना है वो क्या कहलाती है, तो इस घटना को हम मकर संक्रांति कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इस टाइम पे जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध यहाँ पे सबसे लंबे दिन होंगे और जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पे आपको सबसे छोटी रातें देखने को मिल जाएंगी। फिर हम आगे देखते हैं ये जो इक्विनॉक्स है, तो जब भी ये जो हमारा ये सब मतलब कि ये हमारी पृथ्वी है और ये है हमारा सन, ये है हमारा सन, तो ये हमारा सन है। जब हमारी पृथ्वी यानी कि जब भी हमारी, ऐसा ठीक नहीं लग रहा है, फिर से बनाते हैं।
तो ये हमारी पृथ्वी है और ये है हमारा सन। जब सूर्य की रेखाएं बार बार गड़बड़ हो जा रहा है, ये देखिए हमने रेखाएं बना दी, ठीक है। तो जब ये हमारा सन है, सन की जो रेखाएं हैं, सपोज दैट एक बार मकर रेखा मतलब कर्क रेखा पर चमकी, अब मकर रेखा पर मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ उसको आगे बढ़ना ही है। तो जब ये मकर रेखा की तरफ आगे बढ़ेगा, जब भी ये मकर रेखा की तरफ ऐसे सपोज दैट आगे बढ़ रहा है और ये मकर रेखा पर पहुंच जाएगा, तो कभी ना कभी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जब वो विषुवत रेखा पर सीधे चमकेगा। तो जब हमारे सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर डायरेक्टली बीचों बीच, यानी कि जो हमारी रेखा विषुवत रेखा है 0 डिग्री, इस पर सूर्य की जब किरणें डायरेक्टली पड़ती हैं, तो ये वाली जो घटना है ये क्या कहलाती है, ये विषुव की घटना कहलाती है, यानी कि इसे इक्विनॉक्स बोला जाता है। और ये घटना साल मतलब कि 2 बार होती है। एक तो आप देखेंगे 21 मार्च को होगी, 21-22 मार्च, और दूसरी 22-23 सितंबर को होगी। एक बार सूर्य की जो रेखा है वो कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ जब जाएगी तब एक बार मतलब इक्विनॉक्स की घटना देखेंगे, और दूसरी बार जब कर्क रेखा से नीचे मकर रेखा की तरफ आएगी तब हम इक्विनॉक्स की घटना देखेंगे। तो टोटल 2 टाइम्स सूर्य की जो रेखाएं हैं वो विषुवत रेखा पर लंबवत चमकेंगी और वो दोनों घटना विषुव कहलाएगी। और दोनों घटनाएं कब होती हैं, तो एक होती है 21-22 मार्च को और दूसरी होती है 22-23 सितंबर को। तो इसको हम लोग अलग अलग नाम भी देते हैं। अब जैसे जो मार्च वाली हो रही है इसे हम शरद विषुव कहते हैं, शरद विषुव कहते हैं, शरद विषुव। और जो शरद विषुव और ये जो सितंबर में हो रही है इसे हम लोग कोई और विषुव कहते हैं, जो भी याद नहीं आ रहा है, हालांकि नीचे बताया गया है उसे हम देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पूरा फिगर अच्छे से याद रखिएगा। याद रखने का मतलब बार बार देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। हाँ, बसंत विषुव, जो सितंबर में जो घटना हो रही है उसे बसंत विषुव कहा जाता है, यानी वर्नल इक्विनॉक्स। तो हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। और ये जो इक्विनॉक्स की घटना है उस टाइम पे दिन और रात बराबर होते हैं। तो कभी नोटिस करिएगा 21 सितंबर मतलब कि 21 मार्च और 23 सितंबर को कि क्या दिन और रात बराबर बराबर हुए हैं या नहीं। तो उसके लिए आपको 24 घंटे फिर जागना पड़ेगा, फिर आप उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे। और हम देखते हैं कि 23 सितंबर को जो विषुव होगा उसे हम शरद विषुव कहेंगे, और जो 21 मार्च को होगा उसे हम बसंत विषुव कहेंगे। तो हमारे यहाँ बसंत का जो मौसम है वो मार्च अप्रैल के महीने में मार्च अप्रैल नहीं फरवरी मार्च के महीने में चलता भी है, तो आप इसको याद रखिएगा। जो बसंत विषुव है वो मार्च यानी 21 मार्च में होता है, और जो शरद विषुव है वो 23 सितंबर में होता है। अगर मैंने ऊपर कुछ उल्टा सीधा बता दिया होगा तो उसको मत याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है शरद और बसंत विषुव को लेकर के। तो हम आगे देखते हैं अपना 21 मार्च से 23 सितंबर की जो अवधि है उसमें उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन बड़े एवं रातें छोटी होती हैं। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर आप बढ़ते जाते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का जो प्रकाश है वो दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे आप दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ते जाएंगे दिन की जो अवधि है वो भी बढ़ती जाएगी, और दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक का दिन रहता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात्रि रहती है। तो ऊपर सब समझाई दिए हैं, तो अब इसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। नोट में दिया हुआ है पृथ्वी की अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण ही दिन और रात जो है वो छोटे बड़े होते हैं। जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर इतना ये जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसी वजह से आप देखते हैं कि दिन और रात की घटना होती है। मैंने एक बार बताया हुआ है कितनी झुकी हुई है, कितना अक्ष झुकी हुई है, तो उसका आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि 23.5 झुकी है या फिर 66.5 झुकी है, कितना अपने अक्ष पर झुकी हुई है ये आप मुझे बताइएगा। इन्हीं दोनों में से है, आप अपना खोज लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आगे हम फिर सूर्य ग्रहण की घटना देख लेते हैं, चंद्र ग्रहण की इस घटना देख लेते हैं। आज की तो क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी लगता है, पर हम कंप्लीट करके उठेंगे, क्योंकि याद नहीं तो कल कंप्लीट करना ही है। आप लोग प्लीज़ इस एफर्ट को देखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए ताकि लोग आएँ। क्योंकि व्यूज़ नहीं आएंगे ना तो ये जो मेरे मेहनत है इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो व्यूज़ तो कम से कम आने ही चाहिए। व्यूज़ भी आएँ, लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरा मोटिवेशन थोड़ा ठीक ठाक जाए।
तो चलिए देखते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण को क्या कहते हैं? सोलर इक्लिप्स कहते हैं। और एक बात और है, कोई भी यूट्यूब पर इस तरह से नहीं पढ़ाया हुआ है। आप लोग यूट्यूब पूरा छान मारिएगा, पूरा का पूरा लूसेंट बुक कोई भी नहीं पढ़ाया है। ज़्यादातर लोग कोई हिस्ट्री अकेले कंप्लीट करा दिया है, कोई कुछ कंप्लीट करा दिया है, और कुछ ज़्यादातर लोग तो क्वेश्चन ही करवाए हैं। कोई 10,000 क्वेश्चन, कोई 15,000 क्वेश्चन, इस तरह से आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन पूरी की पूरी लूसेंट बुक कोई नहीं करवाया है। और ये एकदम नया एडिशन है 2024 का, तो इसको तो और ही कोई नहीं कराया होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब कराइए चैनल को। अभी चैनल नया है, अब हालांकि इतना भी नया नहीं है, 1-2 महीने होने वाले हैं इसके, तो सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए। ये आप लोग की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जो स्टूडेंट्स इसको डेली फॉलो कर रहे हैं उनकी। तो हम देखते हैं सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, ये कब होता है? तो जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो उस टाइम पे हम देखते हैं सूर्य की जो चमकती सतह है चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती है। इस स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और अगर पूरा ही सूर्य छिप जाए तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। मैंने पिछली बार बताया था कि पूर्ण सूर्य ग्रहण में जो उसका पार्ट दिखाई पड़ता है उसे किरीट बोला जाता है, कोरोना भी कहते हैं। उसका मैंने फिगर भी बताया था, मतलब लगाया हुआ था। मतलब कि जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है वो हमेशा अमावस्या यानी न्यू मून को ही होता है। तो ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ये बनाया हुआ है फिगर, इसको देखिए, 1 सेकंड में समझ आ जाएगा। तो ये जो है हमारा सन है और ये है हमारी पृथ्वी। तो जब ये है हमारा प्यारू सा छोटू सा चंद्रमा, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा मामा आ जाते हैं, यानी सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंदा मामा के आ जाने से जो सूर्य का प्रकाश है वो डायरेक्टली पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है, और इसी को हम लोग मतलब सूर्य ग्रहण की घटना कहते हैं। और हालांकि इसको कहना चाहिए था पृथ्वी ग्रहण, क्योंकि पृथ्वी पर ही जो है चंद्रमा, मतलब पृथ्वी पर ही प्रकाश नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो सूर्य है उसका चमकना ही थोड़ा बंद हो जाता है, इसी वजह से इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, तो जो सूर्य ग्रहण है 2 प्रकार से होता है। कभी कभी होता है कि पूरा का पूरा सूर्य ढक जाता है, और कभी होता है कि थोड़ा ही सूर्य ढकता है। तो जब पूरा ढक जाता है तो उसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब कम ढकता है तो उसे हम छोटा सूर्य ग्रहण कहते हैं। छोटा मतलब आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। और हमें देख लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों के बारे में यही बता दे रहे हैं। तो जब भी सूर्य ग्रहण जब भी होगा तो वो हमेशा, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होगा, लेकिन हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब भी सूर्य ग्रहण होगा तो वो हमेशा अमावस्या ही रहेगी, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और जो चंद्र ग्रहण है वो जब भी होगा वो पूर्णिमा को ही होगा। अब पूर्णिमा को होने के पीछे एक और लॉजिक है, क्योंकि ग्रहण तो तभी लगेगा ना जब चंद्रमा हो, यानी कि चंद्रमा पे ग्रहण अगर आपको लगाना है तो उसके लिए चंद्रमा का होना, उपस्थित होना भी तो इम्पॉर्टेंट है। और अमावस्या को कभी चंद्रमा उपस्थित होता नहीं है, जो चंद्रमा है वो आपको जब भी दिखेगा तो पूर्णिमा को ही दिखता है। तो इस वजह से हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब भी चंद्र ग्रहण होगा तो वो पूर्णिमा को होगा। और हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब भी सूर्य ग्रहण होगा तो वो अमावस्या को ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुन के याद कर लीजिए। अब हम अगला देख लेते हैं लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण के बारे में। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण की घटना कहते हैं। ये हमेशा पूर्णिमा को यानी फुल मून की रात्रि को होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्ष पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उप छाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितनी बार, तो अधिकतम 3 बार। और सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक या पूर्ण हो सकता है। ये देखिए हमारा फिगर भी लगा दिया है मैंने, सारे के सारे फिगर लगाए हुए हैं, तो ये सारे एफर्ट्स याद रखिएगा। तो ये है हमारा सन यानी कि सूर्यदेव, और ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारा चंद्रमा। तो ये देखिए जो सूर्य का प्रकाश है ये देखिए चंद्रमा पर बिल्कुल नहीं पड़ पा रहा है बेचारा चंद्रमा।
तो इस वजह से यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि पृथ्वी बीच में आ गई है। तो सूर्य के और मतलब चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तब आपको चंद्र ग्रहण की घटना देखने को मिल जाती है। और ये कब होगी, ये मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी होगी पूर्णिमा को ही होगी। अब आगे हम देखते हैं, अपनी एक नोट में दिया हुआ है कि वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी किसकी, मतलब कि वॉशिंगटन डीसी यूएस की, यूएस में है। यूएस मतलब दैट मीन्स क्या बोलते हैं, अरे यूएस मीन्स अमेरिका, और मुझे जहाँ तक लग रहा है यूएस की राजधानी भी है वॉशिंगटन डीसी। तो हम देखते हैं वॉशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी यानी संगोष्ठी यानी कि सम्मेलन हुआ। उसमें लंदन के पूर्व में, ये है सपोज दैट ये हमारी ये मान लीजिए कि लंदन यानी यूके का मैप है, तो इसके पूर्व की बात चल रही है, ये है पूर्व दिशा, इसकी बात हो रही है कि लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है इसे प्रधान मध्याह्न रेखा माना जाए। तो इस साइड से इस तरह जो उत्तर से दक्षिण में रेखाएं गुजरती हैं उसकी बात हो रही है। जो देशांतर रेखा है उसको प्रधान मध्याह्न रेखा माना जाए और इसे ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया। इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी के आधार पर किया जाता है। तो जो समय का निर्धारण है वो ग्रीनविच जो मतलब कि ग्रीनविच लाइन है उसी को आधार मानकर किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो अब हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये जो ग्रीनविच लाइन है इसको मैंने हालांकि फिर बताया ही था कि 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच लाइन कहते हैं। एक बार फिर बता दे रहे हैं, जिन लोगों ने ना देखा हो उनके फिर से याद आ जाए। अब आगे हम देखते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। आप लोगों ने सुना होगा पूर्वी की तरफ जाने पे प्लस, पश्चिम की तरफ जाने पे माइनस। तो ये सारी जो घटना है यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो हम देखते हैं 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्योंकि इस रेखा के नीचे क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। हम देखते हैं ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के मध्य 24 घंटे का अंतर होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। हम देखते हैं इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच पर यानी कि ग्रीनविच जो है वो समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। और यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम देशांतर में टोटल 24 घंटे अर्थात एक दिन और रात का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। उदाहरण के लिए यदि आप ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार, ग्रीनविच कहाँ है, लंदन में है, तो उसको ध्यान रखिएगा। ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार यानी 25 सितंबर 2003 को दोपहर के 12 बजे आप निकलते हैं 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 25 सितंबर 2003 की मध्यरात्रि होगी। जबकि 180 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 180 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 24 सितंबर 2003 की मध्यरात्रि होगी। इसका अर्थ यह है कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर दो अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। जब इस रेखा के पूर्व की ओर आप लांघते हैं तो एक दिन दोहराया जाता है और इसे पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम हो जाता है। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में इसको समझते हैं, ये है, यहीं पे समझते हैं। ये है, समझिए हमारी ग्रीनविच रेखा और ये कहाँ से गुजर रही, तो ये लंदन से गुजर रही है। यहाँ पे है हमारा पैसिफिक में 180 डिग्री देशांतर, इसी को हम मतलब कि आधार मानते हैं। अगर हम यहाँ से सपोज दैट हमने यहाँ से यात्रा शुरू की और हम यहाँ ग्रीनविच रेखा मतलब कि 180 डिग्री देशांतर रेखा तक गए तो हमें क्या होगा, अगर हम सपोज दैट यहाँ मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ 180 डिग्री ये 180 डिग्री पे मंडे मतलब कि पहुँच गए, हमने इसको लांघा नहीं यानी कि इसके भीतर ही रह गए, तो हमारे दिन में आप किसी भी तरह का कोई परिवर्तन होते हुए नहीं देखेंगे। यानी कि अगर आप इस रेखा को क्रॉस नहीं करते हैं तो आपको बिल्कुल भी दिन में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इस रेखा को पार कर लिया
तब फिर अगर आप पूर्व की साइड जाएंगे तो आपको एक दिन का प्लस दिखेगा। ये देखिए इसमें दिखा भी है कि अगर आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन कम हो जाएगा। और ये यही रेखा है, वो कहाँ गया, ये जो रेखा है यही है 180 डिग्री, इसी को लांघने की बात हो रही है। अगर आप इस रेखा के क्रॉस करके, सपोज दैट आप इधर से आ रहे हैं, रसिया से आ रहे हैं, तो ये रसिया वाला फिगर है, इसको आप अगर क्रॉस किए तो खटाक से, यानी कि ये ईस्ट साइड पड़ रहा है, आपको यहाँ पे एक दिन का प्लस देखने को मिलेगा। और अगर आप ये यूएस का मतलब अलास्का वाला रीजन है, सपोज दैट आप ब्रिटेन से आ रहे हैं, यूएस के अलास्का वाले रीजन तक पहुँचे, और उसके अगर आप यूएस के अलास्का वाले रीजन तक ही हैं तब तो आपको दिन में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपने इस रेखा को क्रॉस कर लिया तो चूँकि आप ग्रीनविच से पश्चिम साइड में जा रहे हैं, पश्चिम साइड में, इस वजह से आप एक दिन का माइनस देखेंगे। सपोज दैट अगर आप यहाँ मंडे को चले थे तो यहाँ आप जब पहुँचेंगे तो संडे रहेगा। तो केवल यही कॉन्सेप्ट है। कभी इस पे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, इसका ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो ही बनाएंगे छोटा सा, तो उसमें थोड़ा अच्छे से क्लियरली समझाएंगे। और हम देखते हैं कि ये हो गया। इसको याद करने के लिए किन्होंने ट्रिक बनाई है, ट्रेवल टू ईस्ट वन डे मोर टू वेस्ट, ट्रेवल टू वेस्ट वन डे लेस। तो अब बता रहे हैं सीधे सीधे कि अगर आप वेस्ट साइड जा रहे हैं तो एक दिन की आपकी हानि हो जाएगी, अगर आप ईस्ट साइड जा रहे हैं तो आपको एक दिन का प्लस हो जाएगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ना, आप लोग इसको मैप में जाके देखिएगा तो एकदम लास्ट में आपको दिख जाएगी, दोनों साइड। कोई भी मैप होगा अगर आपके पास वर्ल्ड मैप का, तो उसमें आप देखेंगे सबसे लास्ट में आपको यही रेखा ही मिलेगी। आगे हम देखते हैं, वास्तव में जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो पूर्णतः 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती। यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं एवं बाएं मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भागों का विभाजन ना होती। ये देखिए ना, मुड़ी सुड़ी दिख तो रही है, सॉरी, ये देखिए यहाँ मुड़ है, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो ये जो है कटी छटी यानी कि मुड़ी हुई रेखा है, एक सीधी रेखा नहीं है, यही आपको बता रहे हैं। जबकि हमने देखा जो अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, इवन जो ग्रीनविच रेखा है ना, वो भी आपको एकदम स्ट्रेट मिलेगी। जबकि जो ये क्या बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये आपको स्ट्रेट ना मिल करके कई जगह पे आपको ये मुड़ी हुई मिल जाएगी। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि इसको एग्जैक्टली मोड़ा क्यों गया है। तो इसी वजह से मोड़ा गया है ताकि जो स्थलीय भाग हैं उनका विभाजन ना हो और लोगों को तिथि के बारे में भ्रम ना हो। हम देखते हैं साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मोड़ी गई है। तो यहाँ पे देखिए पूर्व की ओर मोड़ी गई है। कहाँ मोड़ी गई है, ये देखिए, ये देखिए पूर्व की ओर मोड़ी गई है, ये पूर्व की ओर मोड़ी गई है, यही बता रहे हैं आपको। और फिर हम आगे देखते हैं कि बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। तो ये है हमारा बेरिंग सागर, ये हमारा बेरिंग सागर है। इसमें देखिए ये पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है, पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है। आगे फिर आप देखेंगे कि फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए ये रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई है। और ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा खुद से, कुछ तो खुद भी करना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है ये आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आजकल बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो उसमें ये पूछ सकता है कि कौन कौन से सागर से होकर के गुजरती है। तो ये याद रखिएगा, आर्कटिक सागर जो कि सबसे नॉर्थ में है आर्कटिक सागर, और चुकी सागर तो ये अलास्का वाला जो रीजन है, कहाँ बताऊँ, ये देखिए ये चुकी सागर ऊपर वाला जो है वो चुकी सागर है। ये जो आप सागर देख रहे हैं ये चुकी सागर है, यहाँ सबसे ऊपर में आपको मिलेगा आर्कटिक सागर, और ये जो है ये है बेरिंग सागर। बेरिंग सागर या बेरिंग स्ट्रेट, इन्हीं चुकी सागर और बेरिंग सागर के मध्य में बेरिंग स्ट्रेट है। और साथ में फिर ये जो आप इधर वाली जो भी चीज़ें देख रहे हैं ना, इधर मतलब पेन तो चल ही नहीं रही तो आप क्या ही देखेंगे, पेन चला के दिखाते हैं। ये जो सारे रीजन्स आप देख रहे हैं ना, ये सब पैसिफिक ओशन में ही आ जाएंगे। तो कहाँ कहाँ से गुजर रही है, एक तो आपने सबसे ऊपर देखा आर्कटिक से गुजर रही है, फिर चुकी सागर से गुजर रही है, फिर बेरिंग सागर, फिर पैसिफिक ओशन, इतने जगह से ये गुजर रही है। आगे हम देखते हैं मतलब जो पैसिफिक ओशन है उसी को हम लोग प्रशांत महासागर भी कह देते हैं, और जो कि वर्ल्ड का सबसे मतलब बड़ा महासागर भी है। महासागर वगैरह आगे सब बताए गए हैं, हम इसको सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो भी लूसेंट में है, कुछ नहीं छोड़ेंगे।
आगे हम देखते हैं 1884 में वाशिंगटन में संपन्न हुआ जो इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस है, इसमें 180वें यामयोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। और यामयोत्तर ना वही देशांतर है ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य जो यात्री हैं उनको कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी ना हो। और हम जो देखते हैं कि बेरिंग जल संधि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। ऊपर मैंने आपको बेरिंग जल संधि कहाँ है वो दिखा दिया। अब हमें देखना है समय जोन व मानक समय। आपने देखा होगा जो हम लोग अपना टाइम सेट करने जाते हैं फ़ोन में, तो उसमें आपको दिखाता होगा +5:30। तो ये जो +5:30 है ये इसी वजह से है, यानी कि जो समय जोन है ये इसकी वजह से। हम देखते हैं विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम, ये देखिए ग्रीनविच मीन टाइम याद रखिएगा, मतलब समय निर्धारण रेखा है ये ग्रीनविच मीन टाइम। जबकि डेट निर्धारण जो रेखा है वो हमने देखा 180 डिग्री देशांतर थी, जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता था। तो ये ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यामयोत्तर क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर जो है वो ग्रीनविच यामयोत्तर है, जो कि ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माली, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरती है। तो ये 2 समुद्र से गुजरती है और एक आइलैंड से गुजर रही है। तो देख लीजिए, एक आइलैंड से गुजर रही है, ग्रीनलैंड एक आइलैंड है, नॉर्वेजियन सागर से गुजर रही है, साथ में अटलांटिक महासागर से गुजर रही। लेकिन ये जो 8 देशों से होकर के गुजरती है उसको हम मैप में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, इवन बना भी है। जो मतलब कि ग्रीनविच रेखा है वो टोटल 8 देशों से होकर के गुजरती है। उन 8 देशों के नाम आप देख लीजिए। तो ये जो 8 देश हैं उसमें सबसे पहला आएगा यूनाइटेड किंगडम, सेकंड पे आएगा फ्रांस, थर्ड पे आपको मिलेगा स्पेन। क्रम से याद रखिएगा, नॉर्थ से साउथ इसको सेट करने के लिए भी आ सकता है। और फोर्थ पे आपको मिल जाएगा अल्जीरिया। उसके बाद आपको मिलेगा 5th पे नाइजर, और नाइजर के पास आपको 6ठे पे मिलेगा बुर्किना फासो, और 7वें में मिल जाएगा घाना। तो ये आप याद रखिएगा। तो फिर से देख लेते हैं कहाँ कहाँ से गुजर रहा है। तो कौन कौन से देश हैं जो हमने मैप में देखे, तो वो यही है। कहाँ गया, देखो, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो और घाना। और ये ग्रीनलैंड भी है। ग्रीनलैंड आइलैंड कंट्री है लेकिन है तो कंट्री ही ना। तो ये टोटल 8 कंट्रीज से गुजरती है। आगे हम देखते हैं कि प्रत्येक देश का जो मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित यामयोत्तर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। भारत में जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मतलब मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ डायरेक्टली बनता है कि जो मानक रेखा है वो भारत देश में कहाँ से गुजरती है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मिर्ज़ापुर से गुजरती है। आगे हम देखते हैं ये समय ग्रीनविच मीन टाइम, यानी जो भारत देश का समय है उसको बता रहे हैं कि ये जो समय है 5.5 घंटा ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। अतः एक एग्जांपल भी दिया जा रहा है कि अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय हमारे यहाँ शाम के 7:30 बजे होंगे। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। जो भारत देश का टाइम जोन है वो ग्रीनविच से हम 5.5 घंटे आगे है। अगर जो ब्रिटेन है वहाँ पे 12 बजे होंगे तो हमारे यहाँ 5:30 बजे होंगे, चाहे वो दिन हो या रात हो, ये सब तो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। और आगे देखते हैं ये जो ग्रीनविच है ये यूके में है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। यूके दैट मीन्स ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड। आगे देखते हैं कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरी विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ भी डिमांड उठ रही है, अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। आगे फिर बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने जोन हैं, तो 7 टाइम जोन है, जबकि रूस में 11 टाइम जोन है, और ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन की व्यवस्था की गई है। एक यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा टाइम जोन किनके पास है, तो हो जाएगा रूस। कहीं कहीं ये मुझे यहाँ 11, कहीं कहीं मैंने शायद देखा है कि 12 टाइम जोन भी हैं, आप लोग इसको देखिएगा। आगे हम देखते हैं, फिर ये हमने फिगर देख लिया है। इसको प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, ये भी देख लीजिए। और ये जो प्राइम मेरिडियन है ये देखिए एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है, पर इसके बारे में शायद आगे कुछ बताया गया हो। विषुवत रेखा के बारे में अब बता रहे हैं।
तो विषुवत रेखा को एग्जैक्टली हमने देख ही लिया है, कई बार देख लिया आज की वीडियो में। विषुवत रेखा वही है जो बीचों बीच से गुजरती है, उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो यही है विषुवत रेखा। 0 डिग्री को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। अब यहाँ फिर इसका काम क्यों आ गया, क्योंकि अब हम यहाँ कटिबंध को पढ़ने वाले हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। जो इक्वेटर है, पृथ्वी के मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा जो उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव की बराबर दूरी पर होती है, यानी कि चाहे आप नॉर्थ ध्रुव से आएंगे विषुवत रेखा पर तब भी उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी, और चाहे साउथ ध्रुव से जाएंगे तब भी उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी, यही बात बता रहे हैं। और ये है शून्य अंश अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये सारी चीज़ हमने कई बार आज देख ली है। अब कटिबंध के बारे में बताया जा रहा है, तो हम कटिबंध को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कटिबंध को जोन कहा जाता है। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है और इन भागों को क्या कहते हैं, तो कटिबंध कहते हैं। शायद मैंने इसका फिगर नहीं लगाया है, मैं आपको खुद ही बना के दिखा दे रही हूँ। फिगर नहीं है तो क्या हो गया, पेज तो है हमारे पास। तो ये है हमारी पृथ्वी। आप कहेंगे कितनी बार बता चुके हैं ये हमारी पृथ्वी। भाई ज्योग्राफी है तो पृथ्वी बताएंगे ही। और ये फिर से बता रहे हैं, ये है हमारी भूमध्य रेखा, ये है हमारे 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और ये है हमारी 23.5 डिग्री जो दक्षिण है मकर रेखा, और ये है हमारा 66.5 डिग्री जिसे हम लोग आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और ये 66.5 डिग्री दक्षिण जिसे हम लोग अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। और ऊपर 90 डिग्री पे आपको नॉर्थ पोल मिल जाएगा और ये आपको साउथ पोल मिल जाएगा। अब अगर हम पेन चेंज कर दें तब आपको समझ आने में आसानी होगी। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले हमें ट्रॉपिकल रीजन देखना है, ट्रॉपिकल जोन। और ये जो ट्रॉपिकल जोन है ये आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, तो विषुवत रेखा से यानी कि 0 डिग्री से कहाँ तक, 30 डिग्री उत्तर। तो ये तो कर्क रेखा है तो इसके ऊपर तक ही जाएगा। तो ये रहा 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण तक। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि ये हमारा 30 डिग्री नॉर्थ है और ये 30 डिग्री साउथ है, 30 डिग्री साउथ। तो ये जो हम रेखा, ये जा रही जो मतलब कि रीजन देख रहे हैं, यानी कि ये जो आप यहाँ पे रीजन देख रहे हैं, ये सारे रीजन, इन्हें हम क्या बोलेंगे एग्जैक्टली, तो इनको हम बोलेंगे उष्ण कटिबंध। और ये उष्ण कटिबंध में क्या होगा, तो ये भी देख लेते हैं कि विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का जो भाग है, यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य जो है शीर्ष पर चमकता है। यानी कि जो सूर्य है एक बार कर्क और मकर रेखा पर आता जाता ही रहता है। इवन कर्क रेखा पे मकर रेखा पे सूर्य नहीं जाता रहता, पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा पर एक के बाद एक चमकती रहती हैं। तो जब कर्क रेखा पर जाएगा तब भी विषुवत रेखा पर एक बार डायरेक्ट चमकेगी, जब मकर रेखा पर जाएगी तब भी एक बार डायरेक्ट चमकेगी। तो वही बता रहे हैं कि ये यहाँ पे वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है और इस भाग का जो मौसम है वो सदैव गर्म रहता है। तो जो उष्ण कटिबंध है इस यहाँ का मौसम गर्म रहता है, ये हमने देख लिया। सूर्य 2 बार चमकता है, ये भी हमने देख लिया। अब हमने उष्ण कटिबंध देख लिया, तब हम इसके ऊपर का उपोष्ण कटिबंध देख लेते हैं। तो ये सब डिलीट करते हैं क्योंकि इतने ही पेज में बताना है। तो अब हम देखते हैं उपोष्ण कटिबंध। तो जो हमने यहाँ तक देखा इसको हमने 30 डिग्री माना हुआ था, तो ये 30 डिग्री हमने इसको इसे हमने 30 डिग्री माना हुआ था, तो इसको हम अभी भी 30 डिग्री माने रहते हैं। तो 30 डिग्री से आप ध्यान से देखिएगा 45 डिग्री तक, तो यहाँ तक मतलब कि 66 के पहले ही हम देख लेंगे 45, इसे हम 45 मान लेते हैं और यहाँ भी हम 45 डिग्री साउथ मान लेते हैं। तो 30 डिग्री से 45 डिग्री तक का जो रीजन है उसके बारे में बता रहे हैं कि 30 डिग्री से 45 डिग्री का जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसको हम क्या कहेंगे एग्जैक्टली, तो इसे हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिकल जोन या सब ट्रॉपिकल रीजन। तो आगे देख लेते हैं इनके बारे में कि 30 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 45 डिग्री साउथ के बीच जो क्षेत्र है उसे हम उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। और यहाँ कुछ महीने जो तापमान है वो थोड़ा अधिक होता है और कुछ महीने तापमान थोड़ा कम रहता है। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर रहेगा तो नॉर्थ वाले में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जब मकर रेखा साइड चला जाएगा तो जो वहाँ पे जो है साउथ वाले में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, नॉर्थ वाले में एकदम कम नहीं होगा, एग्जैक्टली थोड़ा कम होगा। तो हमने देख लिया उपोष्ण कटिबंध, ध्यान से देखिएगा, बार बार इतनी स्पेस नहीं है कि बार बार बता सकें। अब हम देखते हैं शीतोष्ण कटिबंध के बारे में यानी टेम्परेट जोन के बारे में।
तो 45 डिग्री तक हमने यहाँ पे माना था, 45 डिग्री को हमने यहाँ मान लिया था 45 डिग्री, और यहाँ इधर भी साउथ में भी। अब हम देखते हैं कि 45 डिग्री से जो 66 डिग्री के क्षेत्र है, 45 डिग्री से जो 66 डिग्री का क्षेत्र है, ये रहा 45 से 66 का क्षेत्र, ये वाला जो रीजन है ये आपका आएगा नॉर्थ और साउथ दोनों में ही। 45 डिग्री से 66, 66.5 एग्जैक्टली, या 66 कुछ भी कह लीजिए। तो इसका जो, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन कह देते हैं। और यहाँ क्या होता है, तो यहाँ सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं चमकता है, बल्कि जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी होकर के पड़ती हैं, अतः यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमेशा कम रहता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कम पाया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि 66.5 या 66 के ऊपर जो रीजन है 90 डिग्री तक, जिसे हम ध्रुव कहते हैं, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसको हम एग्जैक्टली शीत कटिबंध बोलते हैं, शीत कटिबंध। तो यहाँ आपको बर्फ़ मिल जाएंगे, ज़्यादातर टाइम यहाँ आपको बर्फ़ जमी हुई मिल जाएगी। जो रसिया का अलास्का नहीं, जो साइबेरिया वाला रीजन है, वो जो क्षेत्र है वो आपको, अभी अलास्का दरअसल है नहीं उसमें ना, रसिया का नहीं, अब वो यूएस का हो चुका है, पहले वो रसिया का था। तो जो साइबेरिया वाला रीजन आप देखते हैं, साइबेरिया का रीजन हो गया, जो आर्कटिक का रीजन हो गया, और नीचे जो अंटार्कटिक का रीजन है, ये सारी जो रीजन आते हैं वो आपको इसी शीत कटिबंध में ही मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ खास प्रकार के जानवर, कुछ खास प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिसमें रेंडियर वगैरह यहीं पे पाए जाएंगे। आपको रेंडियर वगैरह जो जीव होते हैं ये यहीं पे आपको मिल जाएंगी। इवन और भी अन्य जीव जंतु हैं, यहाँ आगे कहीं दिया होगा तो हम उसको देखेंगे ही। तो हमने देख लिया, सारे कटिबंधों को देख लिया। अब आगे देखते हैं जो ध्रुवीय कटिबंध है वो क्या बता रहा है कि पोलर जोन यानी कि 66.5 से 90 डिग्री के मध्य स्थित जो क्षेत्र है, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। तो यहाँ ज़्यादातर जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, कुछ भालू, कुछ वहाँ पे एक बात जानिए कि जो भी शीत कटिबंध में जीव जंतु पाए जाएंगे वो थोड़ा उनकी मोटाई वगैरह ठीक ठाक होगी, उनमें काफ़ी सारे फर पाए जाएंगे। तो समुद्री याक हो गया, समुद्री भालू हो गया, ये सारी जो जीव जंतु हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता वहाँ नहीं पाई जाएगी। तो चलिए अक्ष के बारे में देख लेते हैं। अब ये दरअसल कुछ पॉइंट्स हैं, जो शब्दावलियाँ होती हैं ना, उनके बारे में यहाँ बताया गया है ताकि आप उन शब्दों से परिचित हो सकें। तो अक्ष क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है जिस पर पृथ्वी घूमा करती है, ये अक्ष कहलाता है। ध्रुव क्या है, तो पृथ्वी पर वे दो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। अक्षांश क्या है, तो किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। अक्षांश वृत्त किसे कहते हैं, तो विषुवत वृत्त के समांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त को हम अक्षांश वृत्त कहते हैं। देशांतर क्या है, तो किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम का जो कोणीय दूरी है उसे हम देशांतर कहते हैं। ये सब हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे, बहुत टाइम भी हो रहा है। जो देशांतर रेखा क्या है, तो एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक जो अर्धवृत्त है वो देशांतर रेखा है। स्थानीय समय, तो किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया जो टाइम है वो स्थानीय समय है, यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं, इस समय को वहाँ का स्थानीय टाइम कहा जाता है। मानक टाइम क्या है, तो किसी देश का जो मानक मध्याह्न रेखा है उस पर स्थानीय समय जो ज्ञात किया जाता है उसे हम मानक समय कह देते हैं। अब हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको भी ऊपर देख लेते हैं। ऊपर देखने का मतलब है थोड़ा बहुत उसके बारे में देख लेते हैं, आगे हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हमें आज अपनी पृथ्वी के बारे में स्टार्ट कर देना है, कल फिर हम स्थल मंडल, जल मंडल, थल मंडल, जो मंडल होंगे सब देख लेंगे। तो देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसके संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। और अगर इस वीडियो पे ढेर सारे लाइक, ढेर सारे जो है नहीं आए व्यूज़ वगैरह, तो हम कल से छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, बड़े बड़े वीडियो नहीं बनाएंगे भैया, बहुत मेहनत लगती है। व्यूज़ अगर नहीं आएंगे तो हमारी भी हिम्मत काम नहीं करेगी। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसके संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित जो प्रमाण हैं उनको एकत्रित करके पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पृथ्वी के अंदर के हिस्से हैं उन्हें आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, भूपरपट्टी यानी कि क्रस्ट, आवरण यानी मेंटल, और केंद्रीय भाग कोर। तो अगर हम अपनी
पृथ्वी को बनाए। ये हमारी पृथ्वी है, तो एक ये हमारी पृथ्वी, इसको अगर हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया तो ये जो ऊपर वाला आप भाग देख रहे हैं, ये जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं इसे हम भूपर्पटी कहेंगे। भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट इसे कहेंगे। और ये वाला जो पार्ट है इसे हम मेंटल कहेंगे, मेंटल। और जो अंदर वाला पार्ट है इसे हम कोर कहेंगे, कोर। तो ये है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना एग्जैक्टली। आगे मैंने फिगर भी लगाया हुआ है। हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हम भूपर्पटी के बारे में यानी क्रस्ट के बारे में देखते हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं और ये अंदर 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र होती है। मुख्यतः ये बेसाल्ट चट्टान से बनी होती है। इसके 2 भाग होते हैं, सियाल और सीमा। सियाल क्षेत्र सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। और इसको याद रखिएगा, ये जो सियाल सीमा नीफे है ये पूछा जाता है किसका बना हुआ है। तो जो हमारा क्रस्ट है उसमें हम देख रहे हैं सिलिकॉन और एल्यूमिना का बना हुआ है। और जो हमारा सीमा है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बहुलता के कारण इसका नाम सीमा पड़ा हुआ है। आगे हम देखते हैं कि जो क्रस्ट है, ये कस्ट गलत लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए था क्रस्ट ऊपर। हालांकि हमने देख ही लिया है, फिर भी बता दे रहे हैं क्या मतलब। ये इस तरह से क्रस्ट लिखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इससे अच्छा तो वही था। चलिए ठीक है। क्रस्ट जो है, क्रस्ट का जो भाग है वो औसत उसका घनत्व कितना होता है, तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखा है, क्योंकि घनत्व का ये मात्रक होता है। आगे हम देखते हैं ये पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। तो जो हमारा क्रस्ट है वो पृथ्वी का टोटल 0.5% भाग है। आगे हम भूपटल की रचना सामग्री के बारे में देख लेते हैं। तो जो भूपटल की रचना सामग्री है उसके बारे में देखते हैं कि वजन के अनुसार सबसे अधिक, और ये इसको ना इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो उन्हें देखिएगा ये घटते क्रम में यहाँ पे दिया हुआ है। तो वजन के अनुसार सबसे अधिक हमारे पृथ्वी में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है 46.60%। दूसरे स्थान पे सिलिकॉन मिलेगा 27.72%। तीसरे स्थान पे आपको एल्यूमिनियम मिलेगा 8.13%, जबकि चौथे स्थान पर लोहा मिलेगा 5%। पाँचवें स्थान पर कैल्शियम मिलेगा 3.63% और छठे स्थान पे आपको सोडियम 2.83%। सातवें स्थान पर पोटेशियम मिलेगा 2.59% और 8वें स्थान पर आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा 2.09%। यानी कि पृथ्वी के संपूर्ण पर्पटी का लगभग 98% भाग यही जो 8 तत्व हैं इन्हीं से मिलकर के बना हुआ है। जो अन्य थोड़ा 2% बचता है उसमें आप टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल और अन्य पदार्थ देखेंगे। आप क्या देखेंगे, जो वैज्ञानिक है खोज करने वाले वही देखते हैं। आगे हम देखते हैं जो हमारा मेंटल है, इसे जो है 2900 किलोमीटर मोटी ये परत है। तो हमने ऊपर देखा 34 किलोमीटर तक क्रस्ट था, आगे 34 के बाद जो है 2900 किलोमीटर तक आप क्रस्ट नहीं मेंटल का जो है देखेंगे। और ये मोटा होता है, बेसाल्ट पत्थर के समूह की चट्टान से बना होता है। मेंटल का जो ये हिस्सा है इसमें मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। और जो आगे बता रहे हैं कि जो इसका औसत घनत्व होता है इसका, यानी कि मेंटल का औसत घनत्व तो कितना होता है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और यह यानी कि जो मेंटल है पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए। और ये जो आप 5.5 जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देख रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इतना ही हमारे पृथ्वी का भी घनत्व है। तो ऐसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मेंटल और मतलब कि कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं, ऐसे याद रखिए कि मतलब कि जो पृथ्वी का घनत्व है और जो मेंटल का घनत्व है वो दोनों बराबर होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर यहाँ पे असंबद्धता वगैरह के बारे में बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। तो इसके लिए तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा हमें, तभी जो है समझ आएगा। चलिए नीचे दिखाते हैं फिगर में। अब फिर ऊपर जो चीज़ें हैं वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएंगी, मैनेज करिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फिगर के साथ। ये जो असंबद्धता है, असंबद्धता एग्जैक्टली कुछ नहीं है, केवल और केवल बॉर्डर लाइन है। तो हम बना लेते हैं अपनी प्यारी सी स्वीट सी पृथ्वी को। पृथ्वी है ये, इसका जो कोर वाला रीजन है इसे 63-71 किलोमीटर माना जाता है। और ऊपर जो है इसको हमने देखा 0 से 34 किलोमीटर तक, तो ये हमारा क्रस्ट है 0 से 34 किलोमीटर तक क्रस्ट वाला रीजन है। और आगे हम देख रहे हैं ये हमारा मेंटल है 34 से फिर कितना अभी ऊपर देखा था हमने 2900 किलोमीटर तक ना, 2900 किलोमीटर तक ये आपको मिल जाएगा क्रस्ट। और ये जो है कोर है, इसमें आपको ये कोर है, ये निचला कोर है, ये ऊपरी कोर है। तो ये है ऊपरी कोर और ये है निचला कोर, निचला कोर। तो हम यहाँ भी देखेंगे ये जो रीजन आप देख रहे हैं, पहले इसको मैं डिलीट करूँ।
इनको ना दो दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो ऊपरी क्रस्ट, इसको दो डिवाइड करेंगे, ये है अपर क्रस्ट और ये है लोअर क्रस्ट। ऐसे ही जो मेंटल है इसको भी डिवाइड करेंगे, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। यैसे ही यहाँ पे अपर कोर और लोअर कोर। तो ये जो आप देख लिए इसका पूरा डिवीज़न, इसी में हम असंबद्धता को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोनरॉड असंबद्धता। तो ये है हमारी जो रेखा आप देख रहे हैं, ये है कोनरॉड असंबद्धता। और ये किनके मध्य पाई जा रही, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, इसी वजह से फिगर बता रही हूँ, वरना ऐसे ही बता देती तो फिगर से समझ आ जाता है, हमेशा याद रहेगा। तो ये जो आप कोनरॉड असंबद्धता देख रहे हैं, ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य में पाया जाता है। जबकि ये जो लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट के मध्य आप ये जो रेखा देख रहे हैं, ये रेखा जो देख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे मोहो असंबद्धता कहते हैं, मोहो असंबद्धता। जबकि अपर मेंटल और लोअर मेंटल के मध्य क्या मिलती है, तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के मध्य आपको रेपेटी असंबद्धता मिल जाती है, रेपेटी असंबद्धता मिलेगी। आगे हम देखेंगे जो लोअर मेंटल और अपर कोर है, इसके बीच मतलब इसके मध्य में आपको गुटेनबर्ग असंबद्धता मिलेगी। अपर कोर और लोअर कोर के मध्य आपको लेहमैन असंबद्धता मिल जाती है, लेहमैन असंबद्धता मिल जाती है। तो ये है फिगर, आप लोग इसको अपने खुद से ड्रॉ करिए अपने मतलब कि नोटबुक में, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैंने अच्छे से बता दिया है जो चीज़ें थी। अब हम इसको चलिए डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोनरॉड असंबद्धता के बारे में बताया गया है। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य यह पाई जाती है, इसे कोनरॉड असंबद्धता कहते हैं। आगे देखते हैं मोहोविशिक या मोहो डिसकंटिन्यूटी मतलब होता है असंबद्धता। ये क्रस्ट और मेंटल के बीच सीमा क्षेत्र पाई जाती है। आगे हम देखते हैं जो रेपेटी असंबद्धता है, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के मध्य जो सीमा रेखा है वो है मोह असंबद्धता। आगे हम देखते हैं गुटेनबर्ग, तो गुटेनबर्ग निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड के मध्य यह सीमा पाई जाती है, इसे गुटेनबर्ग शार्ट असंबद्धता भी कहा जाता है। आगे हम लेहमैन असंबद्धता देखेंगे कि बाह्य कोर और आंतरिक कोर की जो सीमा क्षेत्र है इसको लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। फिर जो ये कोर भाग है, केंद्रीय भाग, यानी कि जो भी हमने देखा था, ये जो हमने पृथ्वी देखी अपनी, इसका ये जो कोर वाला भाग है इसके बारे में बता रहे हैं कि जो केंद्रीय भाग है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर, ये निकल और फेरस से बना हुआ है, इसीलिए इसे नीफे भी कहा जाता है, नीफे। तो निकल और फेरस मतलब होता है लोहा से बना हुआ है, और इसका जो औसत घनत्व है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। किसका, तो नीफे यानी कि कोर का ये औसत घनत्व होता है। याद रखिएगा, पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है सॉरी, और यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% घेरे हुए है। तो जो कोर है वो पृथ्वी के टोटल आयतन का 16% भाग घेरे हुए हैं। आगे मैंने ऊपर बताया था कि मेंटल वाला याद रखिएगा, ये देख लीजिए, पृथ्वी का औसत घनत्व तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और इसकी जो औसत त्रिज्या होती है लगभग 63-70, कहीं कहीं आपको 63-71 मिलेगा, 63-71 ज़्यादा ठीक है सॉरी। आगे हम देखते हैं कि पृथ्वी के नीचे, अगर आप पृथ्वी से नीचे जाएंगे तो 32 मीटर की गहराई पर आपको 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। जो पाइथागोरस हैं इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। और जो आइजक न्यूटन है इन्होंने साबित किया कि जो हमारी पृथ्वी है वो नारंगी के समान है। तो याद रखिएगा आइजक न्यूटन ने क्या बताया है, तो इन्होंने साबित किया कि जो हमारी पृथ्वी है वो नारंगी के समान है। फिर हम देखते हैं जेम्स जीन, इन्होंने नारंगी के बजाय हमारी पृथ्वी को नाशपाती के आकार बताया। तो ये याद रखिएगा न्यूटन ने क्या कहा है, पृथ्वी नारंगी के समान, नारंगी रंग नहीं भैया, नारंगी जो खाया जाता है संतरा एग्जैक्टली वो उसके समान है, जबकि जेम्स जीन ने इसको नाशपाती के आकार का बताया। फिर हम देखते हैं पृथ्वी की जो बाह्य सतह है इसको टोटल 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें आप स्थल मंडल है लिथोस्फीयर, जल मंडल हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल एटमॉस्फेयर और जैव मंडल बायोस्फीयर। और ये सारी चीज़ें ना अब हम कल देखेंगे, कल हमारा जो होगा वो होगा स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर। तो आई होप आप लोगों ने पूरी क्लास देखी होगी, जिसने भी देखा होगा समझ लीजिए उसमें बहुत साहस है, वो एकदम डेडिकेटेड है अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के। तो चलिए, आप लोगों ने अगर देखा तो उसके लिए थैंक्स, जिन्होंने नहीं देखा मेरा थैंक्स वो वापस करें, क्योंकि मेहनत इतनी की है उसके बाद भी अगर आप लोग उसका कुछ रिज़ल्ट नहीं देंगे तो मज़ा नहीं आता। तो जिन लोगों ने देखा उनको भैया बहुत बड़ा सा थैंक्स।
और आप लोग प्रॉपर इसको देखते रहिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है लेकिन फ़ायदे के लिए है, मैंने थोड़ा इसमें फिगर वगैरह इसी वजह से ऐड किया ताकि आपको अच्छे से समझ आता जाए। तो चलिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपना खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई एकदम धुआंधार करते रहिए। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और रेगुलर जो लोग भी आप लोगों का ये नैतिक कर्तव्य बनता है। आप लोगों ने कहा नया लूसेंट पढ़ाइए मैम, मैंने नया लूसेंट स्टार्ट कर दिया है, तो मैंने अपना कर्तव्य निभाया, मैंने अपना धर्म निभाया है। अब आप लोग अपना स्टूडेंट का धर्म निभाएं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के साथ जुड़ें। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स एंड बाय बाय। और मेरी जो पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की चल रही है ना, उससे भी जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है वो। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।